गुड आफ्टरनून। 109 हम लोग का हो चुका था, उससे आगे का हम लोग पढ़ेंगे। अधिकार अभिलेख है ना, जिसमें कि एमपीएलआरसी का ये जो सेक्शन है, जिसमें हर एक गांव के लिए एक अधिकार अभिलेख होता है, जिसमें कि वो सारी चीजों की डिटेल्स होती हैं, जो कि जैसे मान लीजिए कि किसी को किसी तरह के हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था 19 से 109 से पढ़ना है ना आदित्य। यस मैम, 109 से पढ़ना है। 108 तक हो गया था, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अधिकारों का अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी तरह के राइट्स प्रॉपर्टी को लेकर जब हमें मिलते हैं, देन यहाँ पर ये जरूरी है कि अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी है जो किसी को एक्विजिशन ऑफ राइट्स, अगर किसी तरह के कोई राइट्स आपको किसी प्रॉपर्टी पर मिले हैं, तो यहाँ उसकी प्रॉपर रिपोर्ट का किया जाना जरूरी है। जैसे मान लीजिए, और उसका यहाँ पर टाइम भी मेंशन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को जब कोई भूमि का अधिकार दिया जाता है या वह किसी भी तरह से लॉफुल एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर वो लॉफुल है, देन उसका रिपोर्ट किया जाना पटवारी को बहुत जरूरी है। और इवन इन 6 मंथ्स, जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, उस 6 महीने के टाइम पीरियड में यह है कि किसी भी तरह से या तो ओरल, या ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है, ओरल या लिखित रूप से पटवारी को इसकी रिपोर्ट की जाए और पटवारी उसे अपनी उस रिपोर्ट में शामिल करे और उसकी स्वीकृति दे। जैसे कई बार ये होता है कि प्रॉपर्टी का किस तरह से आपको मिली है, तो कई तरीके से हो सकता है। किसी की विल के थ्रू अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी का एक्विजिशन हुआ है, या हस्बैंड की डेथ हुई है, देन डेफिनेटली उसके बाद उसकी पत्नी को, उसकी वाइफ को प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उसके संबंध में पटवारी को उसकी जानकारी का किया जाना और उस जानकारी के साथ उसका नामांकन। क्योंकि अगर इस तरह का कोई भी केस होता है कि किसी भी व्यक्ति को जब कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसका एक्विजिशन जब हुआ है, तो उसके लिए उसकी नामांतरण की जो प्रक्रिया होगी उसे आगे बढ़ाने के लिए, और कोई अवयस्क है तो उसकी जानकारी, इन सारी डिटेल्स को किया जाना, पटवारी को उसकी जानकारी दिया जाना जरूरी है। क्योंकि जब इस तरह का कोई भी हित का अर्जन होता है, इसे हम ये बोल सकते हैं कि भूमि में जब किसी अधिकार का विधि पूर्वक अर्जन किया जाता है, तो यहाँ पर इस तरह के अर्जन की रिपोर्ट किया जाना जरूरी है। जैसे हमने देखा था कि भाई सर्वेक्षण, जो सर्वे किए जाते हैं या नक्शा बनाया जाता है या जो भू अभिलेख लैंड रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है, उसके लिए जरूरी है कि इस तरह का सारा डिटेल उसमें हो। पर अगर कोई अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अवयस्क है, तो उस संबंध में क्या होगा? जैसे कि सिविल लॉ का प्रोसेस हमें पता है कि अगर कोई माइनर है, तो उस कंडीशन में उसका जो भी गार्जियन होगा, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कि जो पटवारी को रिपोर्ट कर सकता है, जो भी उनके गार्जियन है या कोई भी बाहर साधक व्यक्ति है उस संपत्ति का, उस व्यक्ति के द्वारा पटवारी को इस तरह की रिपोर्ट की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है और कुछ केस लॉज भी हैं जो आप लोग मेंशन करेंगे। जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम या सुखाचार। संपत्ति अंतरण अधिनियम आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरी तरह से संपत्ति के ट्रांसफर या अंतरण पर आधारित है कि किस संपत्ति का किस तरह से अंतरण किया जाता है और उससे संबंधित क्या प्रावधान होंगे, है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी प्रावधान है, उसके अंतरण को लेकर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताए गए हैं। उसकी स्पेसिफिक सेक्शन 100 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भार से संबंधित है। भार होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज और बंधक, मॉर्गेज। अगर इस तरह की कोटि में नहीं आता है, अगर कोई चार्ज वाली प्रॉपर्टी है जिसको कि जिसे पे कि ऑलरेडी किसी तरह का भार यहाँ संपत्ति के संबंध में है, और बंधक में जो बंधक वाली प्रॉपर्टी होती है, जिसे बंधक की प्रॉपर्टी कहा जाता है, गिरवी की तरह ही होता है ये, जिसे हम मॉर्गेज कहते हैं। और उस तरह की अगर प्रॉपर्टी नहीं है, तो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके की पक्ष में किसी बंधक का या मोचन हो जाए या उसका भुगतान कर दिया जाए, या किसी पट्टे का पर्यावसन हो जाए। पट्टे का पर्यावसन जैसे हमने पढ़ा था कि सरकारी पट्टा, किसी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी के किसी व्यक्ति ने सरकार के साथ कुछ प्रॉपर्टी के लिए सरकारी पट्टा किया हुआ है, तो वह पट्टे का पर्यावसन मीन्स वह खत्म हो चुका है। या कोई संपत्ति मॉर्गेज है, उसका मोचन, मोचन से मतलब होता है कि वह खत्म हो जाए, या उस बंधक
आपकी संपत्ति को आपने छुड़ा लिया है भुगतान करके, तो उस संबंध में अगर किसी संपत्ति को लेकर अधिकार अर्जित किए गए हैं तब, या फिर इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जो शब्द पटवारी है इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति होगा? पटवारी के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जिसे यहाँ पटवारी के कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि पटवारी की नियुक्ति होती है, पटवारी की नियुक्ति राज्य सरकार करता है, और पटवारी को भू अभिलेख जो आपका लैंड रिकॉर्ड है उसे रखने के संबंध में बहुत सारे उसके कर्तव्य हैं और अधिकार भी हैं। तो यहाँ पर सूचना किसे दी जानी है, जैसे स्पेसिफिक हमें मेंशन किया गया है कि यहाँ पर 6 महीने के अंदर अगर किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति के संबंध में अधिकारों का अर्जन होता है तो उसे 6 मास के भीतर उस पटवारी को, उस एरिया के पटवारी को, कल हमने हल्का नंबर समझा था हल्के, तो उस जो जिस प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन उस पटवारी के अंदर आता है आपको उन्हें यहाँ पर जानकारी देनी है ना। अब यह जानकारी प्रॉपर हो, सही हो, और यह जानकारी उस एरिया के, उस हल्का नंबर जो भी वहां के पटवारी हैं उन्हें दी जाए, और पटवारी को जो जानकारी दी गई है उसकी अपेक्षित प्रख्यापना या उसका संदेश महापक के तहत दी जाए। देखिए, सूचना का दिया जाना कैसा होगा? प्रॉपर मेहनत में, है ना। सूचना आपने इस तरह से दी है जो पटवारी तक पहुंचे ही नहीं, तो क्या वो मान्य होगी? नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, इन एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया गया है कि जब भी संपत्ति का अधिकार का अर्जन किया जाता है, उसकी जब रिपोर्ट की जाती है, तो यहाँ रिपोर्ट में अगर वो कहीं कोई त्रुटि है तो वह मान्य नहीं हो पाएगी। इसीलिए उसे मान्य करने के लिए क्या जरूरी है कि इन स्पष्टीकरण में जो भी चीजें क्लियरली मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह का रिपोर्ट किया जाए। अब जैसे कैसे हो सकता है कि अगर किसी को किसी प्रॉपर्टी में नया एक्विजिशन हुआ है, देन उस कंडीशन में आप उसे यहाँ जानकारी उसे डाक द्वारा आप भेज सकते हैं, या फिर कोई पर्सन है, एक मिनट, तो यहाँ पर आप उसे किस तरह से करेंगे? रजिस्ट्री डाक द्वारा कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धारा 1 में निर्दिष्ट किया गया है अपने ऐसे अधिकारों के अर्जन की लिखित रिपोर्ट पेश करेगा, जो कि 6 मास के भीतर तहसीलदार को भी की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जब भी कोई प्रॉपर्टी का जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में जब कोई सूचना दी जाती है, प्रॉपर हो, सही हो, 6 महीने के अंदर हो, और उसी के साथ अवयस्क अगर है तो उस अवयस्क के द्वारा उसका जो संरक्षक है वह उसे इस तरह की सूचना देगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई प्रॉपर्टी किस तरह से आपको मिली है ना, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि भाई प्रॉपर्टी किस तरह से मिलेगी। तो प्रॉपर्टी के मिलने के आपके कई तरह की चीजें हो सकती हैं जिसमें कि आपको वो प्रॉपर्टी अर्न आप करते हैं। वसीयत आप सभी लोग समझते हैं, है ना। वसीयत क्या होती है? जब किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति के संबंध में कुछ नियम बना दिए हैं और उन नियमों के तहत व्यक्ति को किसी तरह का प्रॉपर्टी मिलता है, तो हम ये बोलेंगे कि वो वसीयत के द्वारा मिली गई हुई है। इसमें एक दो केस के नाम लिखेंगे। हेमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, हेमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। एक और केस इसमें लिखिए, शोभनाथ बनाम रंजीत प्रसाद, शोभनाथ बनाम रंजीत प्रसाद। देखिए, एक होता है एडवर्स पोजीशन, और देखिए पोजीशन कई तरह के हो सकते हैं। हम लोगों ने जैसे जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था पोजीशन के बारे में। अभी पोजीशन आपका है, ऑनरशिप आपकी नहीं है।
ठीक है। देन उस कंडीशन में अगर हम किसी को यहाँ पर आप सूचना देना, क्या बनता है, क्या सूचना दी जाए अभी अधिकार पटवारी को? क्यों आदित्य? किसी प्रॉपर्टी पर, किसी संपत्ति पर सिर्फ आपका पोजीशन है, आपका ओनरशिप नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर उसकी सूचना देंगे? आवाज आ रही है? यस मैम। लगा मैंने अनम्यूट भी नहीं किया। यस मैम। नहीं मैम, मतलब सूचना नहीं देंगे हम, पोजेशन ही है ना, अभी ओनरशिप नहीं है। ओके करेक्ट। ओनरशिप जिसकी है वो देगा। हाँ, इसी तरह से जैसे कि क्या किसी विडो को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर राइट है आफ्टर हिज डेथ? यस, है ना। तो इसलिए अब क्योंकि अगर इस तरह का कुछ इस तरह की कोई चीज होती है तो यहाँ पर इसकी सूचना पटवारी को दी जाएगी, ताकि पटवारी को हम इस तरह की सूचना भी देंगे और उसका नामांतरण करवाएंगे। इसके संबंध में केस लिखिए, रामविलास दुबे वर्सेस श्रीमती संध्या दुबे। रामविलास दुबे वर्सेस श्रीमती संध्या दुबे। जिसमें क्लियरली बोला है कि जिस मामले में राजस्व मंडल ने अभी निर्धारित किया कि विधवा अपने पति की भूमि पाने की पूर्ण रूप से अधिकारिणी है। फिर एक और केस इसमें लिखना, बैजनाथ वर्सेस लक्ष्मीबाई। अब देखिए, वसीयत से जब कोई प्रॉपर्टी गेन की जाती है तो उसके संबंध में क्या नियम होंगे? वसीयत के संबंध में तो जरूरी है कि यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो उस संबंध में जानकारी दिया जाना जरूरी है कि उसे संपत्ति किस तरह से, उसने उस संपत्ति का अर्जन किया है, उसे वह संपत्ति किस तरह से प्राप्त हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर वसीयत ग्रहण करने के लिए जरूरी होता है कि यह प्रमाणित किया जाए कि वसीयत करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से उस वसीयत को लिखा है। और जब उस वसीयत के संपादन में वसीयत ग्रहीता के पक्ष में किया गया है कि जब वह वसीयत लिखी गई थी उस समय वह व्यक्ति स्वस्थ चित्त था, प्रॉपर उसको समझ था, सेंस था कि वह क्या एक्ट कर रहा है ना। क्योंकि यहाँ संपत्ति का अर्जन मतलब यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जब इस तरह का अर्जन किया जाता है देन ये जरूरी होता है कि क्या वह लीगली विधिपूर्ण, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि विधिपूर्ण अर्जन, यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो भूमि में कोई अधिकार या हित विधि पूर्वक अर्जित करता है अपने द्वारा, ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट, ऐसे अर्जन की रिपोर्ट 6 मास के भीतर देगा। अब अगर मान लीजिए वसीयत से किसी व्यक्ति को जमीन मिली है देन डेफिनेटली यहाँ ये जरूरी है कि वह प्रॉपर मैनर में मिली हो। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, मतलब किसी को ये डाउट है क्या इसमें कि संपत्ति का अर्जन किस तरह से होता है? तो संपत्ति के अर्जन के कई तरीके हो सकते हैं, परिधान द्वारा, खरीदने के परिधान द्वारा हो सकता है, और दान द्वारा हो सकता है, वसीयत द्वारा हो सकता है, किसी की मृत्यु के बाद उसके एलार्स को जो मिलती है वो हो सकता है। तो इस तरह यहाँ कई सारी चीजें हो सकती हैं। फिर है क्षेत्र पुस्तक तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामांतरण। जैसे मैंने कहा कि जब कोई प्रॉपर्टी आपको दी गई है देन यहाँ पर जरूरी है कि म्यूटेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स इन द फील्ड बुक एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, है ना। यहाँ पर जो भी क्षेत्र जो भी अधिकार का हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारी जो अधिकार बुक है, लैंड रिकॉर्ड्स है, पटवारी अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक ऐसे अर्जन को जिसकी की रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन दी गई हो, ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्रोत द्वारा प्रख्यापना पर से उसकी जानकारी में आए उसे रजिस्टर में दर्ज करेगा और उस प्रयोजन के लिए उसे विहित किया जाएगा। ठीक है। और ऐसी रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर दी जाएगी? ऐसे अधिकार अर्जन के संबंध में जो भी रिपोर्ट होगी वह उसे 30 दिन के भीतर तहसीलदार को इंटीमेट करना होगा। यहाँ पर एक वर्ड है प्रज्ञापित करना या प्रज्ञापना करना, उसका मतलब होता है किसी को इंटीमेट करना। लिख लो इसको, प्रख्यापना। नवनीत लिख लेना, ऐसे नए शब्द जब भी आए उसे लिख लिया करो, आगे काम आएंगे।
यस मैम। प्रख्यापना का मतलब होता है इंटीमेट करना, किसी को इसके बारे में सूचना या जानकारी देना। तो यहाँ पर सूचना शब्द नहीं होकर प्रख्यापना मतलब इंटीमेट करना कि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, देन उसके बदले में उसको जमीन प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर क्योंकि भू अभिलेख का जो प्रोसीजर है, ये तहसीलदार पटवारी की इस चीज को करते हैं, उसके रिकॉर्ड रखने को, मेंशन करने को। तो यहाँ ये जरूरी है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी दी जाए। फिर क्या है, तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों की सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसी अतिरिक्त जांच जैसा कि आवश्यक समझे करने के पश्चात क्षेत्र पुस्तक या अन्य सुसंगत भू अभिलेख में उसकी प्रविष्टि कर देगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये इस प्रोसीजर के पीछे जो सेंस है वो यही है कि आपके रिकॉर्ड सही रहे। एक शब्द हमने पढ़ा था ना, शुद्धिकरण या अभिलेख का शुद्धिकरण। तो यहाँ पर उन अभिलेखों का शुद्धिकरण इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर सही सही जानकारी सही सही जगह पर शामिल हो। अब जो हमारा एक मेजर सेक्शन है 111, इसको सभी लोग हाईलाइट कर लेंगे प्लीज। वन 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 110 में सभी चीजें समझ आई? कुछ ऐसी है जो समझ नहीं आई? आपको मैं बता दूं, जैसे सिंपल सा है, इसमें नामांतरण कैसे होगा, नामांतरण की कार्यवाही क्या होगी, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है देन उसे फिर किस तरह से समझाया जाएगा, फिर अगर कोई निर्वसीयत प्रॉपर्टी है तो उसके संबंध में वह प्रॉपर्टी किसको जाएगी, निर्वसीयत है तो किसको जाएगी, नवनीत? अगर कोई निर्वसीयत प्रॉपर्टी है तो वह किसको जाएगा? गंगाराम? यस मैम। निर्वसीयत संपत्ति अगर है तो वह फिर किसकी होगी संपत्ति? फैमिली की मैम। किसकी? उसकी फैमिली की। एलार्स, यहाँ पर प्रॉपर एक लॉ, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट्स प्रॉपर एक वर्ड यूज करो, एलार्स। एलार्स मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि। और अगर पत्नी ही है तो उसकी विडो को, ठीक है। ये सारी चीजें हमें शायद सुनने पढ़ने में सही नहीं लगता, बट ये जरूरी है जानना कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है और निर्वसीयत विधवा की अगर मृत्यु हो जाती है, अब मान लीजिए कि पति की हुई है तो पत्नी को हो गई, मिल गई, पर अगर पत्नी है, विडो है और उसकी अगर निर्वसीयत संपत्ति है तो वह किसको चली जाएगी, उसके वारिस को। वारिस कौन होंगे, उसके एलार्स, ठीक है। इसी तरह अगर किसी तरह से क्रय किए जाने के क्रय किया गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई संपत्ति का अंतरण, एक शब्द पूरा का पूरा एक्ट बना है इसके ऊपर। संपत्ति का अंतरण किस किस तरह से किया जा सकता है, खरीदने बेचने से, दान से, वसीयत से, या किसी की मृत्यु से, या आपके हित के अर्जन से। हित का अर्जन कैसे होगा, कोई व्यक्ति अवयस्क है, अवयस्क होने के कारण उसका उस संपत्ति में हित तो है पर उसे वो प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब वो एडल्ट हो जाता है, ठीक है। या बच्चा जन्म लेता है, अनबोर्न चाइल्ड के राइट्स अलग है बट बोर्न चाइल्ड के राइट्स अलग हैं। जब तक वह पेट में है तब तक हो सकता है उसके राइट्स लिमिटेड हों, जैसे ही वो जन्म लेता है उसके राइट्स बढ़ जाते हैं, है ना। मतलब उसके राइट्स जो सिविल राइट्स भी हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसी के जन्म लेने से या संपत्ति के अंतरण से, दान से, अंतरण का मतलब ट्रांसफर करना, इन सभी चीजों से किसी भी तरह इन सभी चीजों से संपत्ति का अर्जन किया जाता है। और इस संपत्ति के अर्जन के द्वारा जब इस तरह का अर्जन किया जाता है देन डेफिनेटली चेंजेस होते हैं कि भाई आज मैंने मेरी जमीन किसी को बेच दी है, अभी डेफिनेटली उस जमीन पर किसका नाम होना चाहिए, उस व्यक्ति का जिसे मैंने बेचा है। तो इसकी सूचना पटवारी को भी हो, तहसीलदार को भी हो, और उसका प्रोसेस टाइमली किया जाए। दैट्स इट, इतना आपको समझना है, ठीक है। 1010 फिर है आपका सेक्शन 111, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द एमपीएलआरसी, लिखित सिविल न्यायाधीशों की अधिकारिकता। सिविल न्यायालय को किसी भी ऐसे अधिकार से जो अधिकार अभिलेख में अभिलेखित हो, संबंधित किसी भी ऐसे विवाद को विनिश्चय करने की अधिकारिकता होगी जिसमें राज्य सरकार न हो। मतलब यहाँ पर सिविल अधिकार, खसरा हुआ, नक्शा की प्रविष्टि हुई, शुद्धिकरण हुआ, उसके संबंधित विवाद हुआ, निस्तारण की अधिकारिकता राजस्व न्यायालय में निहित है। तो ऐसे विवाद को हल कौन करेगा,
राज्य सरकार ही करेगी, मतलब सिविल न्यायालय नहीं करेगा। पर इसके अलावा जो होंगी उन्हें नोट कर लो सभी लोग, इसमें खसरा, नक्शा और लैंड रिकॉर्ड में शुद्धिकरण, जो आपका भू अभिलेख है उसमें शुद्धिकरण, खसरा, नक्शा, प्रविष्टि के शुद्धिकरण संबंधी विवाद के निस्तारण की अधिकारिकता राजस्व न्यायालय में है। अब अगर ये राजस्व न्यायालय में है तो अब यहाँ पर ये जो इसके ऐसे विवाद जो हैं उनका विचारण कहाँ होगा, इसकी अधिकारिकता, ये जो रिस्ट्रिक्शन सिविल कोर्ट को नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा है तो वहां पर कुछ मामलों में सिविल न्यायालय को हो सकती है। अब अंतरण के संबंध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रज्ञापना, प्रज्ञापना फिर से यही शब्द आया है, इंटीमेट करना। रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रज्ञापना जब भी कोई ऐसा दस्तावेज जो किसी ऐसी भूमि या कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है जिसके संबंध में क्षेत्र पुस्तक तैयार की जा चुकी है या उसके संबंध में कोई हक या कोई भार रचित किया जाना है, क्या होगा उस कंडीशन में, किया जाना, निर्वाचित किया जाना, तात्पर्य थे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में क्या जो रजिस्ट्री वाला आपका जो पोर्शन है जिसमें कि रजिस्ट्री किया जाना जरूरी होता है, रजिस्ट्री करता अधिकारी उस क्षेत्र पर जिसमें कि वह भूमि स्थित है अधिकारिकता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर जैसा कि संहिता के अधीन के नियमित द्वारा विहित किया जाता है प्रज्ञापना भेजेगा। मतलब यहाँ पर तहसीलदार को रजिस्ट्री करता अधिकारी इस तरह की जो भी चीजें हैं उसके लिए उन्हें इंटीमेट किया जाएगा, ठीक है। फिर लेखन संबंधी अगर कोई गलती है तो उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा। देन भू अभिलेख, नक्शा तथा भू अधिकार पुस्तिकाओं के अतिरिक्त प्रत्येक गांव के लिए खसरा या क्षेत्र पुस्तक, फील्ड बुक और ऐसे भू अभिलेख होंगे जो तैयार किए जाएं। फिर भू अभिलेख एवं ऋण पुस्तिका, ये हमने कल भी पढ़ा था। अब जब इतना सारा रिकॉर्ड्स रखा जाता है तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि कहीं कोई गलती होती है, और अगर वो गलती हो जाती है तो उसे सुधार किस तरह से किया जाए। जैसे पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लैंड लॉ जब भूमि के का नब्ती होता है तो उस समय कई बार ये हो सकता है कि कहीं कुछ गलत एंट्री हो, है ना, या कोई प्रविष्टि ऐसी हो जो गलत या अशुद्ध है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके संबंध में एक सूचना देनी होती है। सूचना सही है या गलत, इवन उसकी भी जांच की जा सकती है और उस जांच के बाद उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके अनुसार उसका शुद्धिकरण या उसके में जो भी गलतियां की गई हैं उसे सुधार किया जा सकता है। अब अगर ये जो किसी भी भू अभिलेख में खसरा या भू अभिलेख, भाषाएं थोड़ी सी ऐसी हैं जिसमें कि हम कंफ्यूज होते हैं, तो भू अभिलेख ही आप मानकर चलिए, खसरा या किन्हीं अन्य भूलेख, यहाँ पर अथवा लिखा गया है, मतलब किसी भी तरह के लैंड रिकॉर्ड में अगर कोई प्रविष्टि संबंधित विवाद है तो तहसीलदार को इसकी सूचना दी जा सकती है और तहसीलदार उसकी इंक्वायरी कर सकता है और जैसा उचित समझे उसके मामले के आदेश दे सकता है। अगर तहसीलदार को ऐसा लगता है कि इसकी रिपोर्ट ऊपर की जानी चाहिए तो वह इसकी रिपोर्ट ऊपर एसडीएम को भी कर सकता है और उसके अनुसार इसकी जांच की जाकर उसके संबंध में आदेश निकाले जा सकते हैं। अब जो भू प्रविष्टि के बारे में उपधारणा, ये एक अच्छा सेक्शन है, ये आप लोग एविडेंस एक्ट में भी पढ़ रहे हैं तो उपधारणा शब्द तो शायद सभी ने पढ़ लिया होगा। इसका क्या मतलब होता है आदित्य, उपधारणा का क्या मतलब होता है? इंटरेस्टिंग वर्ड लगता है मुझे हमेशा से। आदित्य, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन एज टू इंक्रीज इन लैंड रिकॉर्ड्स, क्या मतलब होगा आदित्य इसका?
मतलब ये मान लेना कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो बढ़ गए हैं। वो सही है, ये वो सही है, सिंपल सा। हमने क्या बोला है, क्या लिखा है कि आप एविडेंस एक्ट के साथ इसे कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा, फर्स्ट अटेम्प्ट यही सोचा जाएगा कि जब तक साबित न कर दिया जाए। आप एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो देखिए क्या लिखा है, इस अध्याय के अधीन समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी वे सही हैं जब तक, कब तक, जब तक कि साबित न कर दिया जाए। बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का भार किस पर होगा, जिसने क्वेश्चन अराइज किया है। मैंने कहा मेरी संपत्ति के संबंध में जो अभिलेख में एंट्रियां की गई हैं वो गलत है, अभी मुझे साबित करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन अराइज करने वाली मैं हूँ कि यहाँ पर ये एंट्री गलत है। अदरवाइज क्या मान लिया जाएगा कि सारी एंट्री सही है, जब तक कि उस पर क्वेश्चन अराइज न कर दिया जाए और साथ ही साथ उसे साबित भी ना कर दिया जाए। क्वेश्चन होगा तभी साबित करने का आएगा कि भाई आपको इन्हें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें जब होंगी देन डेफिनेटली कि यहाँ जब तक कि उसे साबित ना कर दिया जाए। तो ये आपका एक सिंपल सा लॉजिकल चीजें हैं ये, कि भू अभिलेख के मामले में हम साधारणतया यही मानकर चलेंगे कि वो सारी एंट्रीज सही हैं, क्योंकि ऊपर हमने उसके शुद्धिकरण के बारे में देखा कि कई बार ऐसा होता है कि भाई लेखन संबंधी त्रुटि होती है, देन उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। भू अभिलेख में किन किन चीजों का, भू अभिलेख में नक्शे, भू अधिकार पुस्तिका, सारी चीजें होंगी, पर हो सकता है कि कहीं कोई एंट्री गलत है। अब अगर मैं ये मानूं तो प्रथम दृष्टया ये माना जाएगा कि किसी भी चीज में किसी भी तरह की एंट्रीज गलत नहीं की गई हैं। अब अगर एंट्री गलत करने वाला क्वेश्चन अराइज किया जाता है तो आप प्रूव करें कि यहाँ पर कोई एंट्री गलत है। देखो, हक के बारे में जानकारी देने की बाध्यता, कोई भी व्यक्ति जिससे अधिकारों, हित या दायित्व के संबंध में किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी है, उसे ऐसे राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक या पटवारी को उसके संबंध में उसकी जानकारी देनी होगी। आपने जानकारी नहीं दी, देन यू कांट से कि यहाँ पर आपके संबंध में किसी अधिकार या हित के बारे में प्रविष्टि नहीं की गई है। यू हैव टू इंटीमेट देम। अगर आपने नहीं किया देन यू कांट से कि यहाँ ये नहीं हुआ है। कितने टाइम में, जो भी डेट है उससे 1 मास के भीतर, और फिर उसके बाद आप निरीक्षण के लिए उसे दे सकते हैं। फिर नक्षत्र अधिकार, 17, 18 इसमें केस लिख लीजिए, दौलतराम वर्सेस गोपी। छोटे छोटे चेंजेस अगर होते हैं और छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज होती हैं तो क्या हम हर एक चीज को वहां पर एंट्री करेंगे? नहीं। इसी तरह कोई भी प्रविष्टियां जब की जाएंगी तो यहाँ पर यह उपधारणा जो की गई है इसे साक्ष्य के द्वारा उसका खंडन किया जा सकता है। एविडेंस अगर आपने दे दिए हैं और आप ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई एंट्री गलत है तो यहाँ विद एविडेंस यू कैन प्रूव इट। फिर है 18, हक के बारे में जानकारी देना, जो कि अभी मैंने आपको हक के बारे में जानकारी देने की बाध्यता, ये सेक्शन 118 है आपका, 118। देन 19 है जानकारी देने में उपेक्षा करने के लिए शास्ति। अब अगर आपने किसी तरह का कोई हक का अर्जन किया है, ठीक है, अभी उस अर्जन की जानकारी का दिया जाना जरूरी है ना? जब तक उसका,
हक के बारे में जानकारी देने की बाध्यता। अब अगर किसी तरह से आपने कोई हक, आपको कोई अधिकार या हित या मिला है, तो यहाँ पर आपको उसमें रजिस्टर में उसकी एंट्री करवाना कंपलसरी। अगर आप नहीं करवाते हैं देन क्या, देन 19 में आप देखिए 19 में जानकारी देने में उपेक्षा करने के लिए शास्ति। डेफिनेटली अगर किसी तरह का कोई एक्विजिशन आपको मिला है या कोई अर्जन आपने किया है, देन आपको उसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। और अगर आप वो जानकारी नहीं देते तो कोई भी व्यक्ति जो भी इस धारा में 109 के द्वारा अपेक्षित की गई है ऐसी रिपोर्ट करने में, या 118 अभी जो जस्ट ऊपर हमने पढ़ा, इसमें जो जानकारी या दस्तावेज पेश करने की उपेक्षा करेगा वह तहसीलदार के विवेकाधिकार पर 1000 रुपए से अनधिक, अनधिक का मतलब है 1000 से अधिक नहीं, की शास्ति का दायी होगा, जो भू राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी। और किसी भी प्रकार के अर्जन के संबंध में किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के पश्चात पटवारी को प्राप्त हुई है, धारा 110 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि जो भी कार्यवाही की जाएगी और जो प्रॉपर्टी आप अर्न करते हैं उसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। फिर पहले ये 25 रुपए मात्र हुआ करता था, फिर अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद इसे 1000 रुपए किया गया है। फिर 120 नक्शे तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने में सहायता का अध्यपेक्षा, रिक्विजिशन ऑफ असिस्टेंट्स इन प्रिपेयरिंग ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, नक्शे तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने में सहायता की अध्यपेक्षा। ये लास्ट सेक्शन है। राजस्व अधिकारी, कोई भी राजस्व अधिकारी या राजस्व निरीक्षक, मापक या पटवारी कोई नक्शा या रेखांक या कोई भी इस अध्याय में किसी भी अभिलेख या रजिस्टर के लिए कुछ भी या उसके संबंध में कुछ भी अपेक्षित हो तो उसको तैयार करने के लिए पुनरीक्षित करने के प्रयोजन से भूमि के किसी धारक तथा उसके आबादी में स्थित भूखंड के किसी धारक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी भूखंड की सीमाएं बताएं। मेरे पास अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है, देन आई हैव टू टेल देम, या इन्हें मुझे ये बताना होगा कि इतना इतना प्रॉपर्टी मेरा है जिसके संबंध में उसकी एंट्री की जाए, है ना। जैसे हम देखते हैं ना कि होल्डर, खाता, लैंड, इन सब की जानकारियां, सही जानकारियां मुहैया कराना हमारे ऊपर एक तरह का ऑब्लिगेशन भी है। अगर नहीं की जाती है तो उसमें किसी भी तरह का यह हमारे लिए फाइन भी लग सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि 1000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। फिर अभिलेखों के लिए नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार को यहाँ पर ये भू अभिलेख के लिए नियम बनाने का जो अधिकार है वो किसको है, राज्य सरकार को है। राज्य सरकार उनमें चेंजेस कर सकता है, पुनरीक्षित कर सकता है, नए नियम बना सकता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है, जो भी भूलेख तैयार किया जाना है उसके संबंध में। ठीक है, आज हमने जितने भी सेक्शंस पढ़े हैं इसमें किसी को कोई डाउट है?